सभी का मिड पॉइंट क्लासेस चैनल पर। मैं हूं नीतीश गर्ग और जो हमारी सीरीज चल रही थी हिस्ट्री 6 क्लास की एनसीईआरटी, तो उसका 10 चैप्टर होने वाला है। इससे पहले मैंने 9 चैप्टर इंडिविजुअली क्लियर कर दिए हैं आपको, उसकी अलग अलग वीडियोस आ चुकी हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो अभी हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, या आपने कोई भी मिस किया तो आप जाकर देख सकते हैं। बिकॉज जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जो एनसीईआरटी की बुक है ये हमारी हिस्ट्री 6 क्लास की, या कोई भी बुक होती है, तो एक दूसरे से ऑलमोस्ट रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, तो उनको समझने के लिए हमें उनके अर्लियर चैप्टर देखने पड़ते हैं। सो दैट्स वाई आप उनको जाकर देखिए अगर आपने नहीं देखे हैं, और अगर आपने देखे हैं तो कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। ओके गाइस, सो 10 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें नए नए अपडेट्स के, हमारी जो वीडियो आती रहती हैं। और एक बात और गाइस कि अगर आपको कोई भी डाउट्स लग रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर देने के लिए हमेशा रेडी हूँ। ठीक है गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो हाँ, जो हमारा 10 चैप्टर है वो है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स के ऊपर। ठीक है, जो ट्रेडर्स जो चल रहे थे, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में बात की थी, अब आपका छोटे जब आपके अशोका का वो खत्म हो गया था तो छोटे छोटे वो राज्य बस गए थे, तो उनके बारे में ही बात करेंगे। तो ट्रेडर्स थे, तो हमने जैसे कि पिछले चैप्टर में बात की थी कि नदन ब्लैक पॉलिश वेयर के बारे में बात की थी, जो NBPW जो था। ठीक है, नदन ब्लैक पॉलिश वेयर वो था फाउंड एट सेवरल साइड, मतलब पूरे एक तरह से सब कॉन्टिनेंट में पाया गया था। और मतलब क्या बनाने के लिए, फाइन पॉटरी बनाने के लिए, बाउल्स बनाने के लिए, प्लेट्स बनाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, इसलिए पूरे सब कॉन्टिनेंट में पाया गया है वो। आगे बात करते हैं, ट्रेडर्स में हैव कैरिड देम फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे मेड एंड टू सेल देम एट अदर प्लेसेस। और ट्रेडर्स थे वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में लेकर घूमते रहते थे ट्रेड करने के लिए। साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड, और जो साउथ इंडिया था हमारा वो गोल्ड के लिए, स्पाइसेस के लिए, मतलब मसाले। आपने देखा होगा जो ब्रिटिशर्स आए थे वो भी मसालों के लिए ही आए थे। जैसे पहले जो भी आए हैं, चाहे सऊदी अरेबिया से आए हो, दुबई से आए हो, या फिर यूरोप से आए हो, आपके वो किसके लिए आए हैं? सिर्फ स्पाइसेस के लिए आए हैं, मसालों के लिए आए हैं, स्पेशली पेपर एंड प्रीशियस स्टोन। ठीक है, तो जो मसालों के लिए हमारा इंडिया जो रहा है, और थोड़ा साउथ वाला पार्ट जो रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। हम उसके मिडिवल हिस्ट्री में बात करेंगे। ठीक है, ये आपकी एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है, जो 6 क्लास की एनसीईआरटी है वो एंशिएंट हिस्ट्री पर बेस्ड होती है। 7th की आ जाती है तो मिडिवल पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो पेपर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड इन रोमन एम्पायर। पेपर इतना इंपॉर्टेंट था रोमन में कि जो रोमन एम्पायर था उसमें उसको ब्लैक गोल्ड कहा करते हैं, मतलब काला सोना। ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप्स। जो ट्रेडर्स थे रोम कैसे ले जाया करते थे? शिप्स में, अक्रॉस द सी, या फिर लैंड इन कारावान। देखो कारावान मतलब होता था जैसे कि जो ट्रेडर्स होते थे उनका समूह लैंड के थ्रू ले जाया करता था इसको। ठीक है, या तो सी के थ्रू या फिर लैंड के। तो कारावान को कुछ अलग मत समझो, कारावान एक समूह होता है ट्रेडर्स का। ओके, तो उसके बाद बात करते हैं, लॉट्स ऑफ रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। तो बहुत सारे रोमन गोल्ड पाए गए हैं। इससे हमें पता चला है कि रोमन जो एम्पायर था हमारे साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेड करना शुरू कर दिया था उस टाइम पर, इसलिए रोमन एम्पायर के साथ हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन हुआ करता था एट दैट टाइम। ठीक है, तो आपकी संगम पोएम्स में, जो हमने लास्ट चैप्टर में संगम लिटरेचर की बात की थी, तो संगम पोएम्स में भी आपको बताया गया है, उसमें ट्रेडर्स एक्सप्लोर सेवरल सी रूट्स। अब देखो बहुत सारे सी रूट्स में एक्सप्लोर करते रहते हैं, चाहे आपका वो इंडस रिवर वाला हो या बे ऑफ बंगाल वाला हो। ठीक है, तो मतलब आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप कहाँ से आ रहे हैं। जैसे कि अगर आप चाइना वाला रूट लेंगे तो बे ऑफ बंगाल का लेंगे। ठीक है, और आपके यूरोप की तरफ से आएंगे तो इंडस रिवर की तरफ से आएंगे, या फिर नीचे से भी आ सकते हैं। आपको जो रूट जो मेनली जो होगा कि आप बे ऑफ बंगाल की तरफ से ही आओगे अगर आपको साउथ में जाना है तो। ठीक है, तो अलोंग द कोस्ट क्लोज अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल वायर सेलर टुक एडवांटेज ऑफ मानसून विंड टू क्रॉस द सी क्विकली। अब जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को क्रॉस किया जाता था वो मानसून में किया जाता था, क्योंकि जो तेज़ हवाएं होती है उससे वहाँ की जो सी थी वो बहुत कम समय में और बहुत जल्दी क्लियर हो जाया करती थी। ठीक है, तो मतलब उन्होंने एक तरह से आइडिया लगाया था उस टाइम का कि हाँ मानसून में विंड्स बहुत चलती हैं वहाँ पे। ठीक है, तो विंड्स का जो कंसेप्ट है वो हम अलग से बात करेंगे उसकी। तो विंड्स जो चलती थी उनको उन्होंने एडवांटेज उठाया, जिससे कि उनको वहाँ पर स्ट्रॉन्ग शिप की भी ज़रूरत होती थी। उनका शिप स्ट्रांग होगा तो शिप भी अच्छे अच्छे बनाने जाने लगे। ठीक है, तो एक तरह से उन्होंने आइडिया लगाया था वहाँ पर। अब बात करते हैं कुछ किंगडम्स की, जो न्यू किंगडम्स जो कोस्ट के पास बने थे। अब देखो जैसे ट्रेडिंग वहाँ पर बनी थी तो वहाँ पर ही किंगडम बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन विद हिल्स, प्लेटूज एंड रिवर वैलीज। सदर्न हाफ था, मतलब नीचे वाला हाफ था आपका, तो वो उसकी जो कोस्ट लाइन थी वो बहुत लंबी हो चुकी थी। उसमें हिल्स भी थे, प्लेट्यूज भी थे आपके, मतलब पहाड़ थे, पठार थे, और रिवर वैलीज थी। तो सबसे जो फर्टाइल रिवर वैली थी वो थी कावेरी बेसिन। आपने नाम सुना होगा, साउथ में कावेरी बेसिन बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। तो चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट बिकम रिच एंड पावरफुल। और जो भी इन मतलब एक तरह से इन साम्राज्य को या राज्य को एकदम एक तरह से वो कर रहे थे, लीड कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा अपने आप ही अमीर बनते चले जाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग बढ़ती चली जाएगी तो अमीर बनते चले जाएंगे। ठीक है,
तो इस तरह का कुछ रूल चल रहा था। तो उस समय एक मूवेंद्र थे, मतलब मूवेंद्र एक तरह से कुछ 3 साम्राज्य को डिनोट करता है, द किंग्स 3 साम्राज्य को। तो संगम टेक्स्ट में आपको दिया गया है, तमिल वर्ड है ये जो मूवेंद्र है, जो 3 शेफ्स को मतलब 3 साम्राज्य को डिनोट करता है, ठीक है। रेफर टू द 3 रूलिंग फैमिलीज। कौन कौन से थे? चोलास, चेरास, पांड्यास, जो कि मैंने बताया था छोटे छोटे साम्राज्य में आपके साउथ में है 3 साम्राज्य बचे थे, चोलास, चेरास और पांड्यास, ठीक है। तो जो पावरफुल बने थे वो आज से 300 BC पहले बने थे, मतलब आज से 2300 साल पहले, ठीक है। तो ईच ऑफ द 3 शेफ्स हैड 2 सेंटर ऑफ पावर। तो जो तीनों शेफ थे उनके पास कम से कम 2 सेंटर ऑफ पावर थे, मतलब एक लैंड पर और एक कोस्ट पर, समझ गए, मतलब एक ज़मीन पर और एक कोस्ट के पास, ठीक है। तो मतलब एक टोटल कितने पास, देखो हर एक के पास 2 सिटी रहेंगी, तो 3 के पास कितनी हो गई? 6 सिटी हो गई। तो ऑफ दीज 6 सिटीज 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट। तो 6 सिटीज में 2 बहुत इंपॉर्टेंट थी, कौन सी? पुहार और कावेरीपत्तनम, जो कि चोलास के पास थी, और मदुरई जो कि पांड्यास की कैपिटल थी। अब समझ गए मतलब इस चीज़ को कि 2 जो कौन सी सिटी थी, पुहार या फिर कावेरीपत्तनम जिसे बोलते थे, एक ही सिटी थी, आप 2 मत समझ लेना इनको, वो चोलास के पास थी, और मदुरई जो थी पांड्यास के पास। तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी इनमें ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, रूलिंग के लिए भी। तो द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। तो यहाँ पर कुछ अलग हिसाब चलता था। देखो आपने देखा होगा अशोक के बारे में, और उससे पहले भी जो साम्राज्य बसे थे, तो उन्होंने रेगुलर टैक्सेस अलाउ कर दिए थे, इंस्टीड ऑफ मतलब जो आपके गिफ्ट होते थे उनको नहीं लेने, मतलब उनको भी लेंगे, और टैक्स तो बिल्कुल आपको देना ही देना है। पर इनका क्या था कि ये टैक्स नहीं लेंगे, बस ये गिफ्ट डिमांड करेंगे, मतलब ये गिफ्ट लिया करते थे, ठीक है। तो मतलब बात वही हो गई, एक तरह से घुमा फिरा को कह लो तो, ठीक है ना। तो दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशन एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज। तो कुछ इनका जो मिलिट्री थी, मतलब सैन्य खर्चा इनका बहुत सारा हुआ करता था, और जो इनको आसपास के राज्यों से भी इनको गिफ्ट मिला करते थे ताकि वो उनको प्रोटेक्शन दे सके, ठीक है। तो मतलब चोला चेरा पांड्या जो साउथ के थोड़ा सिस्टम था ना, बहुत अच्छा खासा एम्पायर बसा चुके थे वो, ठीक है। तो वेल्थ वॉज शेयर्ड बाय किंग्स एंड हिज फैमिलीज, फॉलोअर्स, सोल्जर्स एंड पॉइंट्स। तो जो वेल्थ थी मतलब जो पैसा मिला करता था, तो वो किंग्स शेयर करते थे अपनी फैमिली के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने सोल्जर्स के साथ, और कुछ पॉइंट्स के साथ, ठीक है। तो पॉइंट्स का भी बहुत अच्छा रोल रहा है वहाँ पर। तो पॉइंट्स के बारे में, मैनी पॉइंट्स हुज कंपोजिशन आर फाउंड इन संगम कलेक्शन कंपोज पोएम्स इन प्रेज ऑफ चीफ्स हु ऑफन रिवार्डेड देम विद प्रीशियस स्टोन। तो पॉइंट्स का क्या वो रहा है कि देखो पॉइंट्स वहाँ पर रहते थे, उनके राजाओं के बारे में अलग अलग कविताएं बनाया करते थे, अच्छी अच्छी कविताएं बनाते थे, राजा को पसंद आ जाती थी तो उसको गोल्ड, प्रीशियस स्टोन, हॉर्सेस, एलिफेंट, चैरियट्स, फाइन क्लोथ उनको गिफ्ट कर दिया करते थे, दैट्स इट, ठीक है। मतलब जो गाना बजाना और थोड़ा सा सुनना वनना थोड़ा सा ये सब चीज़ें होती थी, तो वो शुरू से चलती भी आ रही है आपकी। उसके बाद सतवानास की बात करते हैं। सतवाना जो किंगडम बना था वो 100 BC में बना था, और 100 AD तक अभी बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका था, ठीक है। तो सतवानास अराउंड 100 BC डायनेस्टी नोन एज सतवानास बिकम पावरफुल इन वेस्टर्न इंडिया। हमने बात करी थी इसकी आपके 8 चैप्टर में, ठीक है। जब छोटे छोटे राज्य मैंने बताया था कि टूट गए थे, जब मौर्यन एम्पायर हमारा कोलैप्स हुआ था, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर वाज सतवानास वाज गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी, ठीक है। तो जो सतवानास के इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे गौतमी पुत्र, मतलब गौतमी पुत्र जो इनकी माता जी का नाम था, और श्री सताकर्णी उनका नाम था। तो वी नो अबाउट हिम एन इंस्क्रिप्शन। तो एक इंस्क्रिप्शन लिखी गई है जो उनकी मदर ने लिखी, क्या नाम था उनका? गौतमी बलाश्री, ठीक है। तो ही एंड अदर रूलर्स ऑफ सतवाना वर नॉन एज लॉर्ड ऑफ द दक्षिण पथ। दक्षिण पथ में होता है, दक्षिण पथ का मतलब होता है साउथ का रास्ता या साउथ का वाला पथ, ठीक है। तो इसका नाम, दक्षिण को साउथ बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब वो वहाँ के एक तरह से भगवान के समान माने जाते थे सतवानास होते। तो जो अपनी आर्मी थी वो साउथ में, वेस्ट में और ईस्ट में थोड़ा सा कॉन्कर करके रखते थे, ताकि वो सबको प्रोटेक्शन वगैरह दे सकते और अपनी आर्मी को भी, अपनी पीपल्स को भी। तो इस तरह से उनका कुछ अलग सिस्टम चल रहा था, ठीक है। उसके बाद सिल्क रूट की बात कर लेते हैं। तो इससे पहले अगर सिल्क रूट की बात करने से पहले सिल्क की बात करते हैं। तो रिच ग्लोसी कलर्स ऑफ सिल्क एज वेल एज इट्स स्मूथ टेक्सचर। तो सिल्क के बारे में आपको पता ही होगा सिल्क कैसे दिखता है, ठीक है। तो मेक इट हाईली वैल्यूएबल फैब्रिक इन मोस्ट सोसाइटी। तो सिल्क जो था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो ठीक है। तो मेकिंग सिल्क इज कॉम्प्लिकेटेड। जो सिल्क को बनाने का प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड था। रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सर्टेड फ्रॉम द ककून। तो उसको ककून से निकाल कर और उसको फिर थ्रेड में डालकर उसको कपड़े सिले जाते थे। जो टेक्निक थी वो चाइना के पास थी आज से 5000 BC साल पहले, मतलब 7000 साल पहले वो चाइना के पास थी। तो उन्होंने छुपा के रख रखी थी टेक्निक ताकि पूरे वर्ल्ड को ना पता चले, ठीक है। तो सम पीपल फ्रॉम चाइना हु वेंट टू डिस्टेंट लैंड। और जो कुछ चाइना के पीपल थे वो जो लैंड के थ्रू आए थे उन्होंने इस चीज़ को बताया, मतलब फैली ये पूरी अलग अलग जगह। तो चाइना वाले क्या किया करते थे कि ये ईरान वालों को और वेस्ट एशिया में गिफ्ट के तौर पर आपको सिल्क दिया करते थे। किसको? ईरान को और वेस्ट एशिया में।
इन्होंने फैलने नहीं दिया था, बट फिर भी वो फैल गया, क्योंकि इंसानों में ही फैलता है। तो ईरान से हमारा ट्रेड होता था, वेस्ट एशिया से ट्रेड होता था, तो कोई ना कोई बता ही दिया करता था, और चाइना से भी कुछ लोग आते थे जो बता देते थे। तो आज से 2000 साल पहले, मतलब 1 AD में, ठीक है, जब जीसस क्रिस्ट का जन्म हो चुका था, आप ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है ना। तो वेयरिंग सिल्क बिकम द फैशन अमंगस रूलर्स एंड रिच पीपल इन रोम। तो रोम में सिल्क को वियर करना, मतलब पहनना और ट्रेड करना उसका, तो एक फैशन बन चुका था। मतलब रिच पीपल ही इस काम को कर पाएंगे। आप खुद ही सोच सकते हैं, सिल्क जब इतना महंगा था, या सिल्क बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ऑब्वियसली महंगा होगा, तो कौन वियर करेगा उसको? रिच पीपल। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना कंसेप्ट यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं किंग्स ट्राई टू कंट्रोल दिस रूट। अब जो किंग थे वो इस रूट को कंट्रोल किया करते थे, क्योंकि देखो सिल्क था बहुत इंपॉर्टेंट और महंगा, ठीक है। अब जब तक वो प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो शायद कोई भी लूट मार हो सकती है, या फिर बर्बाद, मतलब कुछ भी हो सकता है। देखो हम ये चीज़ को हम नहीं डिफाइन कर सकते कि क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता था उस चीज़ में, ठीक है। तो इसके बदले में वो कुछ टैक्स लिया करते थे। उस टाइम के जो मोस्ट फेमस रूलर थे वो थे कुशन, ठीक है। मतलब सिल्क रूट को प्रोटेक्शन देने वाले सबसे जो मोस्ट फेमस रूलर थे उनका नाम था कुशन। तो कुशन के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो कुशन जो थे वो आज जो रूल करते थे वो सेंट्रल एशिया में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या करते थे, अराउंड 1 AD में, ठीक है, मतलब 2000 ईयर्स अगो आज से। तो कनिष्क जो थे वो 100 AD में बहुत ज़्यादा फेमस रूलर बने थे, उसके कुशांस के ही थे, कनिष्क नाम था उनका। तो कनिष्क देखो वो आए थे बाहर से, पर उन्होंने यहाँ का इंडिया का नाम अडॉप्ट कर लिया था वहाँ से। ये कनिष्क मतलब इंडियन कल्चर को देखते हुए कनिष्क का नाम अडॉप्ट कर लिया था उन्होंने। तो दे 2 मेजर सेंटर ऑफ पावर वॉज पेशावर एंड मथुरा। तो पेशावर मतलब करंट डे पाकिस्तान एंड मथुरा प्रेजेंट डे इंडिया, ठीक है। तो जो इनके 2 मेजर सेंटर्स थे वो पेशावर और मथुरा थे। तक्षशिला वाज आल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। तक्षशिला भी इनके किंगडम में इंक्लूड था। द ब्रांच एक्सटेंड टू माउथ ऑफ रिवर इंडस एंड हेयर शेप टू रोम। तो दो ब्रांच थी, मैंने बताया ना कि बे ऑफ बंगाल से और इंडस से भी, दोनों से होता था। तो रोम जो जाता था वो आपका इंडस से जाया करता था, ठीक है। द कुशन्स वर अमंगस द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन। और सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कुशन्स जो होते मतलब कुशन एम्पायर जो होता, वो अर्लीस्ट रूलर थे, जिन्होंने पहले रूलर थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया था फर्स्ट टाइम सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट में, अब याद रखिएगा, पूरे वर्ल्ड में नहीं, सब कॉन्टिनेंट में। तो उसके बाद बात करते हैं स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म यहाँ भी फैला। देखो बुद्धिज्म हर जगह फैला, अशोका ने भी अपनाया, अब छोटे छोटे रूलर ने भी अपनाना शुरू कर दिया। तो बुद्धिज्म एक तरह से बहुत ज़्यादा फेमस और एनरिच्ड कल्चर था, मतलब हर जगह जो फैलता जा रहा था, सब इससे एक तरह से इंस्पायर हो रहे थे कि बुद्धिज्म कितना अच्छा कल्चर है, हमें भी अपनाना चाहिए, हमें भी अपनाना चाहिए, इस तरह से कुछ। तो कनिष्क ने एक बुद्धिस्ट काउंसिल एक तरह से ऑर्गेनाइज की। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स आए जिन्होंने बहुत बड़े बड़े डिस्कशन और इंपॉर्टेंट मैटर्स पे डिस्कस किया। उनमें उनकी सभा में ही एक अश्वघोषा थे, ठीक है ना। अश्वघोषा जो कि एक पोइट थे, उन्होंने बायोग्राफी लिखी थी किसकी, बुद्ध की। नाम क्या था, द बुद्ध चरिता, ठीक है। आप याद रखेंगे इस चीज़ को, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका SSC वगैरह के लिए, ठीक है। तो UPSC मार्क्स नहीं होगा, ठीक है, बहुत रेयरली आज हो सकता है ये, ठीक है। तो दे हैड स्टार्टेड राइटिंग इन संस्कृत, और संस्कृत में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मतलब जो उनके रूलर्स वगैरह थे, तो यहाँ से महायाना बुद्धिज्म स्टार्टेड हो गया था। देखो अब क्या होता था कि महायाना मतलब यहाँ से पहले जो बुद्धिज्म थे, तो उनको ना उनकी कोई एक तरह से मतलब कोई तस्वीर वगैरह नहीं थी उनका, जैसे कि स्तूपा था जहाँ पर उन्होंने फर्स्ट लेक्चर दिया, तो उसको हम मान लिया करते थे, या पीपल ट्री को बुद्धा मान के उनकी पूजा कर लिया करते थे। अब देखो महायाना था, महायाना फॉर्म वो थी बुद्धिज्म की जहाँ पर उनको भगवान मान लिया गया था। मतलब उनको ऐसा था कि उनको ये मानता था कि उनके पास ब्रह्म ज्ञान है, उनको भगवान माना गया था। इससे पहले थे आपकी हीनयाना, जहाँ पर उनको इंसान माना जाता था, ठीक है। तो अब उनके 2 फेसेस थे। तो उनका जो महायाना बुद्धिज्म था, वहाँ पर उनको भगवान मानकर उनकी मूर्तियाँ बनाई गई और वहाँ पर उनको भगवान मानकर पूजा की गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका रिलीजन वाला कल्चर भी आ जा रहा है, तो भक्ति वाला सिस्टम भी आएगा अभी आगे, ठीक है। तो दिस हैड 2 डिस्टिंक्ट फीचर, तो उसके 2 फीचर्स होते थे। तो जो पहला था बुद्धा प्रेजेंस वाज शोन इन स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइंस। तो जो पहले थे बुद्धा की प्रेजेंस थी वो कुछ साइंस के तौर पर माने थे, जैसे कि पीपल ट्री, स्तूपा वगैरह, इस तरह से कुछ, ठीक है। तो मतलब वहाँ पर जाके आपको थोड़ा सा मेडिटेट करते थे और सब चीज़ मानते थे। अब उनके स्टैचूज बनने लग गए। मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा एंड तक्षशिला। तो मथुरा स्कूल एंड तक्षशिला द गंधर्व स्कूल। तो आप इसकी आपका एक होमवर्क है, आप इसको देखिएगा कि आप इनके बीच में डिफरेंस निकालेगा। तो मथुरा स्कूल और गंधर्व स्कूल, मतलब मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट के बीच में डिफरेंसेस निकालिएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ बुद्धिस्तवास केम। तो बुद्धिस्तवास का कंसेप्ट हो गया जो आगे बढ़ गया, मतलब बुद्धिस्तवास मतलब उनकी मूर्तियाँ वगैरह बनाना, उनकी पूजा करना, इस तरह से कुछ, ठीक है।
तो जो पर्सन थे मतलब जो उसको फॉलो करते थे उनको अलाइनमेंट लेना पड़ता था, मतलब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन करनी पड़ती थी, अकेले रहना पड़ता था आइसोलेशन में और शांति में, ठीक है। और वो मतलब रह सकते थे एग्जैक्टली, बट वो क्या करते थे दुनिया को पढ़ाते भी थे। और ये जो फैला वो सेंट्रल एशिया में, चाइना में, कोरिया में, जापान में, यहाँ तक आपका फैल चुका था। तो बुद्धिस्ट जो होता है वो सदर्न आपके साउथ में और वेस्ट में ही फैला। मतलब बुद्धिस्ट आपका एग्जैक्टली बहुत ही कम प्लेसेस हैं जहाँ पर आपको बुद्धिज्म नहीं पहुँच पाया। मतलब आज भी अराउंड द वर्ल्ड बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो डजन्स ऑफ केव्स, मतलब केव्स मतलब हम विहारा बोलते थे, मतलब बुद्धिज्म में जो विहारा बहुत सारे बनते थे, ठीक है। तो मॉन्क्स के लिए बनते थे, मतलब जो अपने घर वाले छोड़ दिया करते थे तो उनको मॉन्क्स बोलते थे, ठीक है। हमने बुद्धिज्म चैप्टर में क्लियर किया है बहुत अच्छे से, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये सब चीज़ें। उसके मतलब कौन बनाता था इनको, किंग्स, क्वीन, मर्चेंट्स, फार्मर्स, ये सब चीज़ें इनके विहार मतलब जो केव्स थी वही किंग, क्वीन, बड़े बड़े पैसे वाले बनाया करते थे, क्योंकि ये खुद तो बना नहीं सकते इस चीज़ को, तो बड़े बड़े पैसे वाले दान किया करते थे इनको, ठीक है। तो बुद्धिज्म जो होता है आपका श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया यहाँ पर ही फैला गया। पर यहाँ पर एक जो था डिफरेंस था, क्या था कि वो त्रिवाड़ा बुद्धिज्म को कॉपी करते थे, मतलब हीनयाना जो था त्रिवाड़ा बुद्धिज्म उसको फॉलो करते थे। मतलब वो एक साइन के हिसाब से काम किया करते थे, ऐसा कोई स्तूपा वगैरह नहीं उन्होंने बनाए, मतलब ना स्टैचूज वगैरह बनाए, वो अर्लियर फॉर्म को आपका फॉलो किया करते थे, ठीक है। तो अब ये कहता कि जो ऑफन नियर पासेस ऑफ वेस्टर्न घाट्स है, अब ये क्वेश्चन है कि जो मतलब वो पास होते थे, ठीक है, मतलब जो आपके बुद्धिज्म थे मतलब वो हो जाते थे, वो तो वेस्टर्न घाट से ही क्यों जाते थे। तो जो वेस्टर्न घाट्स की रोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब डेक्कन के पास हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी से मिली हुई है। और देखो जो आपके मॉन्क्स होते थे वो यहाँ पर क्यों ठहरते थे, ताकि क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैवलर वगैरह है वहाँ पर कम आते थे एग्जैक्टली, मतलब और गुफाएं वगैरह बनी हुई थी तो वहाँ पर वो रह सकते थे अच्छे से, तो इसी वजह से वहाँ पर वो वेस्टर्न घाट से पासेस होते थे, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन था बस ये, अगर उसे क्लियर किया है। आगे बात करते हैं पिलग्रिम्स की। पिलग्रिम्स क्या होता है, दे आर मेन एंड वीमेन हु अंडरटेक जर्नी टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। अब देखो आप ये देखते होंगे आज अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, मतलब कोई भी आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, ठीक है, चाहे आप हिंदू हैं तो आप चाहे वैष्णो देवी वगैरह जाएँ, मुस्लिम हैं तो आप हज यात्रा पर जाएँ, सिख है तो करतार सिंह गुरुद्वारा जो पाकिस्तान में इस टाइम वहाँ पर जाएँ, ठीक है। तो मतलब मैं बता रहा हूँ बौद्ध जैन धर्म यूज़ करते हैं, तो मतलब आपके जहाँ भी, तो जिस भी आप रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं तो आप एक पिलग्रिम बनकर वहाँ पर जाते थे ताकि उनको वहाँ की वर्शिप कर सके। तो ये चीज़ पहले स्टार्ट हो गई थी, यहाँ से वो स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। तो ये जर्नी स्टार्ट की। अब इस चीज़ में चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स होते हैं, मतलब चाइनीज जो पदयात्री थे वो भी आए, उनका नाम तो पहले आए थे जो फाशियान आए थे आज से 16 मतलब आज से 1600 ईयर्स पहले, मतलब 400 एडी में। फिर जुआनजैंग आए 600 एडी में, फिर आई किंग आए 650 एडी में, ठीक है। तो इनके बारे में इन्होंने बात की गई है। तो जुआनजैंग जो थे, देखो पहले जो ये हमारे थे फाशियान जो थे वो वापस गए, उनकी कहानी बता रखी है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जुआनजैंग जो थे उन्होंने बताया कि जो उनका वापस जाने का रूट था चाइना का, उन्होंने बहुत ज़्यादा लैंड से ही मतलब चलते चलते ही वो किया है, एक तरह से चल चल कर ही कवर किया है, उन्होंने कोई ऐसा वो नहीं लिया। तो नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया से गए हैं, तो बहुत सारे स्टैचूज लेकर गए हैं, गोल्ड के, सिल्वर के और सैंडलवुड के, बुद्धा के जो स्टैचू थे। 600 मैन्युस्क्रिप्ट लेके गए थे ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स के पीछे रखकर, ठीक है। तो उनमें से 50 जो थी वो खो गई थी, ठीक है। और उसके बाद जो कि उनकी अपनी बाकी जो लाइफ थी उन्होंने उनको ट्रांसलेट करने में ही लगा दिया। आपने देखा होगा चाइना में भी बुद्धा की बहुत बड़ी मूर्ति है, ठीक है। तो इसी वजह से है कि जो चाइना के बहुत सारे पिलग्रिम्स आए थे तो उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया। तो जो जुआनजैंग थे उन्होंने अपना बहुत सारा जीवन नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने में लगाया, और उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में जो प्रेजेंटेड है इस टाइम, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने उनके बारे में बोला कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी में टीचर्स थे वो तो बहुत ज़्यादा फाइनेंस थे और बहुत ज़्यादा इतनी नॉलेज रखते थे अपने आप में कि अगर उनसे कोई अपना ज्ञान ले ले तो मतलब वो अपनी लाइफ में कभी हार नहीं सकता और कभी मतलब एक तरह से लाइफ में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं भक्ति। जो यहाँ से एक भक्ति का जो सिस्टम स्टार्ट हो गया था, देखो जब आपकी मूर्तियाँ बनना स्टार्ट हो गई तो भक्ति भी स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पर भी वही चीज़ें स्टार्ट हुई थी। तो वर्शिप ऑफ द सर्टेन डाइटीज स्टार्टेड। डाइटीज मतलब आपकी जो मूर्तियाँ थी और मतलब आप कह सकते हैं जिनको आप भगवान कह सकते हैं, ठीक है, तो वो स्टार्टेड हो गया। तो दीज डाइटीज इंक्लूड शिवा, विष्णु, गॉडेस सच एस दुर्गा। अब देखो यहाँ पर शिवा मतलब भगवान शिव की, भगवान विष्णु की, भगवान जो माता दुर्गा थी उनकी पूजा स्टार्ट हो गई, तो उनकी मूर्तियाँ बनाकर उनकी पूजा शुरू करने लग गए वहाँ से। तो भक्ति वाला कंसेप्ट जो था वो स्टार्ट हो गया। दीज डाइटीज वर वर्शिप थ्रू भक्ति, तो भक्ति के थ्रू करते थे। एन आइडिया दैट बिकम वेरी पावरफुल एट दिस टाइम। तो वहाँ पर वो मानते थे कि अगर इनसे हम पूजा करेंगे तो हमारे कष्ट जो हैं, मतलब हमारे पास हमें जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी सॉल्व हो जाएंगी। तो ये उनका प्रचलन चल गया था उस टाइम पर। तो जो आइडिया आया था वो भगवद गीता से आया था, जो एक बहुत अच्छी होली बुक है हिंदूज़ में, ठीक है, हिंदू कल्चर में।
अब देखो भक्ति के बारे में बात करते हैं। भक्ति क्या है? तो भक्ति जो है एक संस्कृत वर्ड भज से आया है, जिसका मीनिंग होता है डिवाइड या फिर एक भाग, ठीक है। तो दिस सजेस्ट एन इंटीमेट टू वे रिलेशनशिप। ये कहता है कि टू वे रिलेशनशिप होता है किसके बीच में? एक ह्यूमन के बीच में, मतलब डिवोटी मतलब एक आपका भक्त, और आपका डाइटी मतलब भगवान, मतलब भगवान और भक्त के बीच में एक टू वे रिलेशनशिप होता है। अगर ये एक तरफ से रिलेशनशिप चलेगा तो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। कोई भी रिलेशनशिप एक तरफ से पूरा कभी चल ही नहीं पाता है, ठीक है। तो यही तो एक टू वे रिलेशनशिप बताया उन्होंने इस चीज़ को। तो भक्ति इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स भगवत, तो भगवत से आई है, विच इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज गॉड, तो मतलब भगवान माना गया है, एक तरह से भगवान कहा गया है। बट ऑल्सो मीन वन हु पोजेसेस एंड शेयर्स भाग, और ये चीज़ भी मतलब एक भाग की तरह उस चीज़ को बताया गया। तो लिटरली गुड फॉर्चून और ब्लिस, तो मतलब एक तरह से अच्छे भविष्य के लिए कामना किए जाते थे, उनसे पूजा किया करते थे। तो यही भक्ति थी उस टाइम पर, ठीक है। तो भक्ति के बारे में आगे बात करते हैं। तो पर्सन डिवोशन टू डाइटी, मतलब भक्ति क्या था? एक ह्यूमन का अपने भगवान के लिए डिवोशन, मतलब उनका कर्तव्य, उसकी भक्ति, वो ही था उसका भक्ति, ठीक है। तो एनीबडी कुड डू इट, नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी कर सकता था। तो हिंदू कल्चर उस टाइम बहुत ज़्यादा फेमस था, तो उस टाइम पर मुस्लिम वगैरह नहीं आए थे, तो मतलब क्योंकि हमारा हिंदू वाला राज चल रहा था, तो उस टाइम पर हिंदू कल्चर कोई भी कर सकता था, इसको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। ये जैसे कि मतलब आपके पहले बना देते वेदों की, वेद स्लेव्स नहीं पढ़ेंगे, स्लेव्स भी आपके भक्ति कर सकते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। Those who followed the system of bhakti emphasized devotion and individual worship of God and goddess, तो सबके अलग अलग भगवान अलग अलग पूजा करते थे, सब कुछ, ठीक है। इफ़ अ डिवोटी वर्शिप द चूजन डाइटी विद द प्योर हार्ट, और उनका मानना था कि अगर जो डिवोटी है मतलब भक्त है, वो अपने भगवान की अच्छे से पूजा करेगा, तो उसको जो चाहिए, जिस मतलब वो जो भगवान है जिस रूप में उनकी वो पूजा कर रहा है, वो उस रूप में प्रकट होकर उनको दर्शन देंगे, ठीक है। उनका वो मानना हो गया था, मतलब वहाँ पर उनकी थोड़ी सी ये सोच बन गई थी। तो इट कुड बी थॉट एज ए ह्यूमन बीइंग, तो वो कुछ भी थॉट हो सकता था, जैसे कि उनको शेर के रूप में देखें, पेड़ के रूप में देखें, या फिर अदर ह्यूमन बीइंग के रूप में देखें, मतलब कुछ भी हो सकता था वो, ठीक है। तो वो होम में रखे जाते थे, टेम्पल्स बना दिए गए धीरे धीरे, उनके आर्किटेक्चर बनने लगे, बहुत सारी मूर्तियाँ बनने लग गई, स्कल्पचर बनने लग गए, पोइट्री बनने लग गई, तो ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। तो एक भक्ता के ऊपर पोएम जो दे रखी है वो देखें तो मोस्ट भक्ता लिटरेचर टेल अस दैट रिचेस, लर्निंग एंड हाई स्टेटस डू नॉट ऑटोमेटिकली इंश्योर अ क्लोज रिलेशनशिप विद डाइटी। तो उनका कहना था कि अगर आप अमीर हैं या फिर आपके पास बहुत सारा पैसा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अल्टीमेटली भगवान को पा लेंगे, नहीं, ये नहीं हो सकता। भगवान को सिर्फ वही पा सकता है जो उनकी अच्छे से पूजा करता है, या फिर उनको अपना एक तरह से उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। तो ये पोयम थी जो तमिल में की गई थी, अपार नाम था उनका। वो शिवा के डिवोटी थे, शिवा के भक्त थे। तो आज से 1400 साल पहले, मतलब 600 AD का आसपास की बात है। तो उनको वेलाला बोलते थे। अब देखो, जैसे कि लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था वेलाला किसको बोलते थे, अब खुद आंसर करिए इसका। चलो मैं बता देता हूँ। वेला उनको बोलते थे जिनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे। तो उन्होंने खुद ये बात की कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान के डायरेक्ट भक्त बन गए, नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उनके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, भक्ति के ऊपर उनके अपने भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो इस तरह से उन्होंने कुछ बात बोली थी, ठीक है। तो यही बताया था कि उन्होंने कि इस चीज़ से आप एक अपने भविष्य को सुधार सकते हैं, मतलब अपने भविष्य को एक नई राह दे सकते हैं आप भक्त बन के एक, ठीक है। तो पोएम थी भक्त की एक। उसके बाद आपकी क्रिश्चियनिटी फैल गई, तो 2000 AD मतलब 2000 आज से 2000 साल पहले, मतलब 1 AD वाला वो आ गया था। तो 1 AD क्रिश्चियनिटी इमर्ज इन वेस्ट एशिया में क्रिश्चियनिटी आ गई। जीसस क्रिस्ट का जन्म हो गया बेथेलियम में, रोमन एम्पायर में उनका जन्म हुआ था। तो क्रिस्ट की जो टीचिंग थी वो यही थी कि वो कहते थे कि मैं इस वर्ल्ड को सेव करने आया हूँ, बहुत सारी बुरी शक्तियों से या फिर बुरे विनाश से मैं उसको सेव करने आया हूँ। लोग भी यही कहा करते थे कि जो जीसस क्रिस्ट थे वो सेवियर ऑफ द वर्ल्ड थे। प्यार फैलाना उनका बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट काम था। और जो क्रिश्चियन थे केरला के, उनको सीरियन क्रिश्चियन कहा जाता था, बिकॉज वो वेस्ट एशिया से आए थे, ठीक है। तो यही तो कुछ बात इस चैप्टर के बारे में, और हमने जाना है यहाँ पर छोटे छोटे राज्य के बारे में, ट्रेडर्स के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया, वीडियो पसंद आई, तो आप इसको लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज कोई है जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो और आगे के चैप्टर में हम बहुत अच्छे बात करेंगे। 11 चैप्टर आपका, 12 चैप्टर, 2 चैप्टर अभी बाकी हैं, तो उनको भी मैं जल्दी क्लियर करूँगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और रेट रिव्यू रिकमेंड करते रहिए, ठीक है। तो कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।